अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ आपको आज से भी हवेली पसंद आ रही होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। उसने हिंदी में ही अपने पीछे इशारा करके कहा, उधर को आगे पाल घाट पहुँच जाओगे। मैं समझ गया कि मैं भारत के सूबा केरला के साहिल पर हूँ। पाल घाट केरला की अहम बंदरगाह और रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से वाया मंगलोर, हवेली, बेलगाम, कोल्हापुर और पूना, बम्बई को ट्रेन जाती है। मैं खुश हुआ कि मैं मंजिल के करीब पहुँच गया हूँ और बम्बई वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बस एक दिन और एक रात का ट्रेन का सफ़र था। खुशी मुझे इस बात की भी थी कि मैं साहली हिफाजती गार्ड्स की निगाहों से बचकर इंडिया में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। मैं नारियल के जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल बड़ी दूर तक फैला हुआ था। मैं चलता चला गया। आखिर जंगल खत्म हो गया और छोटी छोटी झोंपड़ियों की एक बस्ती आ गई। मैं उससे दूर रहकर आगे निकल गया। दिन काफ़ी निकल आया था जब मैं केरला के मशहूर साहली शहर पाल घाट में आ गया। उस ज़माने में ये शहर ज़्यादा वसी और मॉडर्न नहीं था। पुरानी ऊंची इमारतों वाले बाजार थे। उन बाज़ारों में मोटर कारों के साथ बैलगाड़ियाँ भी चल रही थीं। लोग शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके तक बैलगाड़ियों में भी सफ़र करते थे। मैं 5 रुपये देकर एक बैल में सवार होकर पालघाट के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मालूम हुआ कि केरल एक्सप्रेस 2 घंटे बाद बम्बई रवाना होगी। मैंने वहीं स्टेशन पर थोड़ा बहुत नाश्ता किया और ट्रेन के इंतज़ार में बैठ गया। ट्रेन ने वहीं से तैयार होना था। अपने वक्त पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैंने एहतियात के तौर पर सेकंड क्लास का टिकट ले रखा था। सेकंड क्लास कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। मैं कोने वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन बम्बई की तरफ चल पड़ी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने कैप्टन जोलो की जालिमाना कैद से इतनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लिया है। यह हकीकत है कि अगर निग्रो औरत मेरी मदद ना करती तो मेरा उन डाकुओं के जहाज से फरार होना नामुमकिन था। कुदरत ने उस निग्रो औरत को मेरी मदद के लिए भेज दिया था। मैं दिल में खुदा ताला का शुक्र अदा कर रहा था। ट्रेन का नाम केरल एक्सप्रेस था, मगर वो हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती थी। सूरज गुरूब हो रहा था जब वो मैंगलोर पहुंची। रात के वक्त हवेली का स्टेशन आया। मैं बर्थ पर चढ़कर सो गया। मेरे सोते ही बेलगाम और कोल्हापुर के स्टेशन गुजर गए। दिन काफ़ी चढ़ाया था जब ट्रेन पूना पहुंची। अब बम्बई ज़्यादा दूर नहीं था। आखिर मैं बम्बई पहुंच गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। नतालिया के आसेब और उनकी बदरूहों में से किसी ने अभी तक मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। काले जादूगर की दी हुई इंसानी हड्डी उसी तरह मेरे बाजू के साथ बंधी हुई थी। बम्बई के स्टेशन पर मैंने टैक्सी पकड़ी और अपने दोस्त के गैराज में आ गया। जमशेद मुझे देखकर बस देखता ही रह गया। कहने लगा, फिरोज, खुदा के लिए मुझे एक ही बार बता दो कि तुम किन चक्रों में फंसे हुए हो। अचानक गायब हो जाते हो और फिर अचानक किसी तरफ से नमूदार हो जाते हो। आखिर ये सब कुछ क्या है? मैंने कहा, जमशेद, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मैं आराम करना चाहता हूँ। जमशेद ने कहा, ऊपर चले जाओ, मेरा बेडरूम खाली पड़ा है। तुम नाश्ता नहीं करोगे? नाश्ता मैंने ट्रेन में ही कर लिया था, मैंने कहा, और जमशेद के बेडरूम में आते ही अपने आप को बिस्तर पर गिरा दिया और गहरी नींद सो गया। जब सोकर उठा, बल्कि जब अब्दुल ने मुझे उठाया तो दोपहर के 3 बज रहे थे। जमशेद भी ऊपर आ गया। कहने लगा, तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया, चलो खाना खा लेते हैं। दूसरे कमरे में बैठकर हम दोनों ने खाना खाया। जमशेद ने पूछा, इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? इतनी मुद्दत कहाँ गायब रहे? तुम्हें मालूम है तुम्हारा 1 महीने का वीज़ा था और तुम्हें थाने में जाकर वापसी की रिपोर्ट भी करनी थी। वो तो मैंने सारा मामला इस तरह संभाला कि थानेदार खांडेकर को ये कह दिया कि तुम बीमार हो गए हो। अपने असर रसूख से मैंने खांडेकर को तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट ऊपर नहीं भिजवाने दी। अब इसी वक्त मेरे साथ थाने चलकर रिपोर्ट करो और खांडेकर तुम्हारे वीज़े पर ये 3-4 महीने किसी तरह बढ़ा देगा। मैंने कहा, मगर मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ चला गया? जमशेद ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, गुम हो गया। क्या करूं? 4-5 महीने अजीब हालात में फंसा रहा। जमशेद ने पूछा, अगर आखिर वो कौन से हालात हैं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा, जमशेद, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जमशेद बोला, ठीक है, मैं पुलिस का मामला जैसे भी हुआ संभालूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम अचानक कहाँ गायब हो रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे 1-2 दिन के लिए जयपुर जाना होगा। जयपुर किस लिए जा रहे हो? जमशेद ने पूछा। मैंने कहा, ये भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दरअसल मैं जयपुर जाकर कदीम वीरान महल में दुर्गा की बदरू से मुलाकात करके उसे सारे हालात से बाखबर करना चाहता था। उसे रोहिणी की एक बार फिर गुमशुदगी का बताना चाहता था। सिर्फ वही मुझे बता सकती थी कि रोहिणी किस हाल में और कहाँ है।
इसके अलावा मैं अपने बारे में उससे मशवरा लेना चाहता था कि मैं नतालिया की कैद से तो फरार होकर आ गया हूँ। अब मुझे उस आसेब से हमेशा के लिए निजात हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ 2 दिन बम्बई ठहरा। तीसरे दिन मैं जयपुर की तरफ रवाना हो गया। जयपुर में शाम के वक्त पहुंचा। एक होटल में बैठकर खाना खाया और उठकर एक बाग में आकर बैठ गया और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। जब रात के 11 बज गए तो मैं वीरान महल की तरफ चल पड़ा। महल के खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो गया और उस तहखाने में आकर दुर्गा की बदरू की आमद का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद तूफानी हवाओं और डरावनी आवाजों के साथ दुर्गा की रूह नमूदार हुई। मुझे देखकर बोली, शेरवन, तुम बड़ी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हो, वरना इस बार तुम नतालिया की कैसे आजाद नहीं हो सकते थे। मैंने कहा, दुर्गा, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर किस्मत मेरा साथ ना देती तो इस बार मेरा फरार होना इतना आसान नहीं था। लेकिन खुदा के लिए ये बताओ कि रोहिणी कहाँ है और मैं इसे कहाँ मिल सकता हूँ, क्योंकि उससे मिले बगैर मैं इस मनहूस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। दुर्गा की बदरू ने कहा, तुम्हारे बाजू पर काले जादूगर ने जो जादू की हड्डी बांध रखी है, उसकी वजह से नतालिया का आसेब और उसकी बदरूहें तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारा इंतकाम वो रोहिणी से ले रही है। उसने रोहिणी को अपने कब्जे में करके उसे क्रिश्चियन कब्रिस्तान वाली पुरानी इमारत के तहखाने में बंद करके दरवाजे की जगह दीवार खड़ी कर दी है। रोहिणी अब वहां से नहीं निकल सकती। मैंने कहा, लेकिन रोहिणी तो अब बदरू नहीं है, वो एक अच्छी रूह बन चुकी है और अच्छी रूहें किसी भी चार दीवारी में बंद नहीं की जा सकती, वो बंद दीवारों में से भी गुजर जाती हैं। दुर्गा बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रोहिणी की रूह के साथ उसके कुछ गुनाहों का बोझ अभी तक चिमटा हुआ है, जिसको झड़ने में काफी वक्त लगेगा। मैंने कहा, आखिर ये कौन से गुनाह है? दुर्गा ने कहा, उसका सिर्फ एक ही गुनाह है। उसने इस मादी दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में बहुत ज्यादा बसा रखा था। वो अभी रूह की तरक्की की पहली सीढ़ी पर है। कुछ वक्त के बाद उसका ये गुनाह भी उसकी रूह से झड़ जाएगा। जब तक इस गुनाह का बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत बोझ उसके साथ लगा है, रोहिणी की रूह के रास्ते में रुकावटें आती रहेंगी। मैंने कहा, मगर मैंने खुद देखा है कि रोहिणी की रूह बंद दीवारों में से गुजर जाती थी। दुर्गा कहने लगी, यह मामला और है। वो नतालिया के ताकतवर और खतरनाक आसेब के कब्जे में है। नतालिया ने उसे जिस तहखाने में बंद कर रखा है, उसकी दीवारों में ऐसा तिलस्म फूंक दिया हुआ है कि जब तक वो तिलस्म मौजूद है, रोहिणी उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने कहा, क्या मैं रोहिणी की कोई मदद नहीं कर सकता? दुर्गा ने कहा, बल्कि यूं कहो कि सिर्फ तुम ही इस वक्त उसकी मदद कर सकते हो। मगर मैं एक आम इंसान हूँ। मैंने कहा, मैं कैसे उस तिलस्मी चार दीवारी में दाखिल हो सकूंगा जहां रोहिणी कैद है? दुर्गा की बदरू कहने लगी, यही तुम इंसानों की भूल है। तुम लोगों को मालूम ही नहीं कि कुदरत ने इंसान को कितनी जबरदस्त ताकत दे रखी है। जिन लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाता है, वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि कुदरत की दी हुई गैर फानी ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने आप को बुराई से बचाते हैं। अपने दिल में से अल्लाह के खौफ के सिवा बाकी सारे खौफ निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, हलाल की रोजी कमा कर खाते हैं। जो वो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर वो हल्के खुदा की भलाई के लिए ऐसे से काम कर जाते हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम जिंदा रहता है और अगली दुनिया में भी उन्हें जन्नत का आला मकाम अता होता है। मैं दुर्गा बदरू की जुबानी ये बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसे कहा, मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। क्या तुम इन बातों पर यकीन रखती हो? दुर्गा ने ठंडा सांस भरकर कहा, शेरवान, मुझे मरने के बाद मालूम हुआ है मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं बुतों को पूजा करने वाले के घर पैदा हुई। फिर मैं भी सारी जिंदगी बुतों की पूजा करती रही। काश मैं किसी मुसलमान के घराने में जन्म लेती, सिर्फ एक खुदा की इबादत करती, फिर मेरी बख्शिश हो जाती और मरने के बाद मैं बदरू की शक्ल इख्तियार न करती। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे बदरू बनकर अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। दुर्गा की बदरू कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रही। तहखाने की फिजा में एक अजीब सा सकूत छा गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हें बता रही थी कि सिर्फ तुम ही रोहिणी की मदद कर सकते हो। मैंने कहा, क्या नतालिया का तिलस्म मुझ पर असर नहीं करेगा? दुर्गा ने कहा, उससे बचने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर मैं बंद चार दीवारी में कैसे दाखिल होऊंगा? मैंने पूछा। दुर्गा बोली, ये भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हें क्या करना होगा। इस मुहिम पर तुम अकेले नहीं जाओगे। मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी? दुर्गा कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी गुलाम बदरू तुम्हारे साथ जाएगी। उसका नाम पाताली है। पाताली एक औरत की शक्ल में तुम्हारे साथ जाएगी। वही तुम्हें अपने साथ उस जगह ले जाएगी जहां सेबी नतालिया ने रोहिणी को कैद कर रखा है। बदरू, पाताली को सब पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो तुम्हें जो कहेगी तुम्हें उस पर अमल करना होगा। मैंने पाताली को सब कुछ समझा दिया है। पाताली में अब इतनी ताकत आ गई है कि वो रोहिणी को नतालिया की कैद से जरूर निकाल लाएगी। हाँ, तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो फिर सारा काम खराब हो सकता है। मैंने कहा, मैं पाताली के कहने पर चलूंगा। मुझे वो जैसे कहेगी मैं करता जाऊंगा। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। दुर्गा बोली, ठीक है, मैं पाताली को यहाँ बुलाती हूँ। दुर्गा के हलक से एक अजीब चीखनुमा आवाज निकली। उसके साथ ही सामने वाली दीवार में से स्याह धुएं का एक मुरगोला नमूदार हुआ
और दुर्गा के सामने आकर रुक गया। दुर्गा ने कहा, पाताली ये शेरवान है, तुम्हें इसको अपने साथ लेकर जाना होगा। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया। रोहिणी मेरी सहेली है, वो मुझे बहुत प्यारी है। उसको हर हाल में नतालिया के आसेब की कैद से निकाल कर लाना है। पाताली बदरू के स्याह मरगोले में से भारी और किसी हद तक डरावनी आवाज बुलंद हुई। दुर्गा मैया, तुम्हारे लिए पाताली की जान भी हाजिर है। मैं रोहिणी को बड़ी जल्दी तुम्हारे पास ले आऊंगी। दुर्गा की बदरू ने कहा, यह शेरवान है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये कौन है, रोहिणी के साथ इसका क्या रिश्ता है। मैंने इसे भी समझा दिया। ये तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चलेगा और वही करेगा जो तुम कहोगी। पाताली बदरू के मरगोले की आवाज उभरी। दुर्गा मैया, आदमी की जात का कोई एतबार नहीं। अगर इससे कोई गलती हो गई तो फिर मुझे कुछ ना कहना। दुर्गा ने कहा, नहीं, ये कोई गलती नहीं करेगा। अब तुम इसे लेकर अपनी मुहिम पर रवाना हो जाओ। पाताली बदरू के स्याह मरगोले ने कहा, जो हुक्म दुर्गा मैया। उसके बाद धुएं का मरगोला घूमने और चक्कर खाने लगा। घूमते घूमते वो रुक गया और उसके बाद ही एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार कर गया। उसका रंग सांवला था, चेहरे के नकूश तीखे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस बदरू लड़की ने कॉलेज की लड़कियों की तरह जीन्स पहनी हुई थी और उसके बाल भी कटे हुए थे। कंधे के साथ पर्स लटक रहा था। दुर्गा ने मुझसे कहा, शेरवान, इनसे मिलो, ये पाताली है। पाताली ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अंग्रेजी में बोली, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं पहली बार एक ऐसी बदरू को देख रहा था जो अंग्रेजी बोलती थी। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई है। दुर्गा ने पाताली से कहा, पाताली, इस मुहिम में अगर किसी वक्त मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए तो फौरन मेरा मंत्र पढ़कर फूकना। मैं यहीं से तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पाताली ने कहा, जो हुक्म दुर्गा मैया। एक सवाल बार बार मेरे दिल में उठ रहा था। मैंने आखिर दुर्गा से पूछ ही लिया। मैंने उसे कहा, दुर्गा, मेरे बाजू पर काले जादूगर ने जो हड्डी का तावीज बांध रखा है उसके बारे में उसने कहा था कि कोई बदरू मेरे करीब भी नहीं पटक सकेगी, लेकिन इस बदरू पाताली ने तो मुझसे हाथ भी मिलाया, इसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या काले जादूगर का तावीज बेअसर हो गया है? दुर्गा ने कहा, नहीं, काले जादूगर का दिया हुआ तावीज बेअसर नहीं हुआ, इसका तिलस्मी असर कायम है। पाताली पर इसका असर इसलिए नहीं हुआ कि ये बदरू अच्छी नीयत से तुम्हारे पास आई है। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारी मदद के लिए आई है। इस तरह ये अब तुम्हारे लिए बदरू नहीं रही, ये तुम्हारी दोस्त और हमदर्द बन चुकी है, इसलिए तावीज का इस पर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये बुरी नीयत से आती तो तुमसे हाथ मिलाते ही जलकर राख हो जाती। दुर्गा की बात मेरी समझ में आ गई थी। उसने पाताली से कहा, पाताली, अपनी मुहिम पर शेरवान को लेकर रवाना हो जाओ। इतना कहकर दुर्गा की बदरू गायब होगी। पाताली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो माय डियर शेरवान। पाताली मॉडर्न लड़कियों की तरह बात करती मुझे बड़ी अच्छी लगी, मगर मैं जानता था कि आखिर ये भी बदरू ही है। तहखाने से निकलने के बाद महल के पुराने खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पाताली ने कहा, हम खुफिया दरवाजे से नहीं जाएंगे, हम इसी दरवाजे से जाएंगे जिस दरवाजे से टूरिस्ट बाहर जाते हैं। जो मैंने पाताली को बताया कि ये कदीम महल इंडिया के महकमा आसार कदीमा की तहवील में है और गेट पर रात को भी चौकीदार मौजूद होते हैं, तो उसने कहा, मुझे मालूम है। हम महल के बड़े हॉल कमरों में से गुजरते हुए महल के सेन में आ गए। पाताली वहां रुक गई। उसने अपने पर्स में से एक सादा सी अंगूठी निकालकर मुझे दी और कहा, इसे उंगली में पहन लो। मैंने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो मैं गायब हो गया। अब जो मैंने देखा तो पाताली भी गायब हो चुकी थी, मगर गायब होने के बावजूद मुझे उसका धुंधला धुंधला खाका सा नजर आ रहा था। कहने लगी, मैं जितना तुम्हें नजर आ रही हूँ उतना सिर्फ तुम ही मुझे देख सकोगे, दूसरा कोई इंसान मुझे उतना भी नहीं देख सकेगा। हम महल के गेट की तरफ बढ़े। वहां खूब रोशनी हो रही थी और रात को पहरा देने वाले 2 चौकीदार मौजूद थे। हम उनके दरमियान से गुजर गए। उनमें से किसी ने हमें ना देखा। पाताली ने कहा, अभी काफी रात बाकी है, मेरा दिल काफी पीने को चाह रहा है। जयपुर के एक होटल में टूरिस्टों के लिए रात भर काफी की सर्विस खुली होती है, चलो वहां चलते हैं। शायद उसे मैं गायब होने के बावजूद भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे की सीध में था और उसकी निगाहें मेरी आंखों पर मरकूज थी। मैंने उससे पूछा, ये होटल यहाँ से कितनी दूर होगा? मैं आखिर जिंदा इंसान था, गायब होने के बावजूद इस किस्म के सवाल पूछने पर मजबूर था। पाताली ने मुस्कुरा कर कहा, अपना हाथ मुझे दो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही तेज हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकरा गया। पाताली ने कहा, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। मैंने देखा मैं एक मॉडर्न किस्म के आलीशान होटल की लॉबी में खड़ा था और पाताली मुझे अपने पूरे जिस्म के साथ बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो अब गायब नहीं थी। उसने कहा, अंगूठी उतार कर जेब में रख लो। तो मैं भी गैबी हालत से अपनी जिंदा इंसानी शक्ल में वापस आ गया। मैंने फौरन इर्द गिर्द देखा। कुछ गैर मुल्की गोरे स्याह थोड़े फासले पर कुर्सी पर बैठे मशरूब वगैरह पी रहे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनमें गोरी औरतें भी थीं। हम एक मेज के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठ के, ये जयपुर के राजा का महल था जिसकी रियासत छिन जाने के बाद राजा ने होटल में तब्दील कर दिया था।
एक सुर्ख वर्दी वाला बहरा जिसने सुर्ख राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई थी हमारी मेज पर आ गया। पताली ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। मेज पर गुलदान में फूल लगे थे। गुलाबी रंग के टिश्यू पेपर भी एक सुनहरी डिब्बे में नजर आ रहे थे। पताली ने एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने होंठों पर आहिस्ता से फेरा, फिर पर्स में से अपना छोटा सा वैनिटी केस निकालकर छोटा सा गोल आईना सामने रख के होंठों पर लिपस्टिक की तह जमाने लगी। मैं ये सोचकर दिल में हंस पड़ा कि अगर मुझे मालूम ना होता कि ये एक बदरू है तो मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हो सकता था। मेरा कॉफी का ट्रे रखकर चला गया। मैंने कॉफी बनाई, हम कॉफी पीने लगे। मैंने पाताली से कहा, पाताली इस वक्त हम बड़े मॉडर्न और दोस्ताना माहौल में बैठे हैं, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पाताली ने अपनी तलस्सुम ज़दा नज़रों से मुझे घूर कर देखा और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुई, कहाँ मेरी मौत वाक़ई हुई। याद रखो, मुझसे और सब कुछ पूछ सकते हो, मगर इस किस्म के सवाल पूछने का ख्याल भी दिल में ना लाना। मैं वहीं सहम कर बैठ गया। थोड़ी देर तक हम खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। फिर मैंने कहा, आई एम सॉरी पाताली। पाताली मुस्कुराई। इट इज़ ऑल राइट शेरवान। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करते हुए पाताली से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मालूम होगा हमारा टारगेट यहाँ से दूर इंडिया के शुमाली पहाड़ी इलाके में उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान का वीरान खंडर है जिसके तहाने में नतालिया के आसेब ने रोहिणी को कैद कर रखा है। पाताली ने पर्स में से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। मैं पहली बार किसी बदरू को सिगरेट पीते दिख रहा था। वाकई ये एक मॉडर्न बदरू थी और इससे किसी इंसान का बचना नामुमकिन था। सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कहने लगी, मुझे सब कुछ मालूम है। मैंने कहा, हमें सुबह के वक्त जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। दिल्ली से हम पंजाब मेल के जरिए चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। वो खंडर चंडीगढ़ की शुमाली पहाड़ियों में एक जगह है, मैंने वो जगह देखी हुई है। पताली कहने लगी, मैंने भी देखी हुई है। मेरा करीब से गुजरा तो पताली ने उसे इशारे से पास बुलाकर कहा, 2 कॉफ़ी और कुछ सैंडविचेस ले आओ। मेरा अदब से सर झुकाकर चला गया। पताली ने मुझसे कहा, सुबह होने तक हमें वक्त तो गुजारना ही है और जयपुर में टाइम पास करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। मैंने पाताली से कहा, एक बार मैं रोहिणी के साथ पुराने खंडर की तरफ गया था, वो मुझे अपने साथ हवा में उड़ा ले गई थी। पाताली के दिलकश चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, ये मैं भी बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन एक अरसा से मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया। जब मैं जिंदा थी तो ट्रेन में सफ़र करना मेरी हॉबी हुआ करती थी। अब मुझे मौका मिला है अब मुझे मौका मिला है तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती। हम चंडीगढ़ तक ट्रेन ही में सफ़र करेंगे। पताली ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद सिगरेट का हल्का सा धुआं उड़ाते हुए कहा, दुर्गा मैया ने मुझे बताया था कि रोहिणी तुमसे मोहब्बत करती है और तुम भी अब उसे मोहब्बत करने लगे हो। क्या ये सच है? औरत चाहे बदरू बन जाए मगर मोहब्बत के बारे में बातें करना और दूसरों की मोहब्बत की सुराग रसानी करना कभी फरामोश नहीं करती। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत मुझे उससे हो गई है। पताली मुझे बड़ी संजीदा निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, तुम जिंदा इंसानों को क्या मालूम कि हम बुरी रूहों की मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक में जिंदा रहती है। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक जिंदा रहती है। मौत के साथ ही तुम सब मोहब्बतें वगैरह भुला देते हो, जबकि हम बदरुओं की मोहब्बत मरने के बाद शुरू होती है। ऐसी मोहब्बत कभी नहीं मरती। मैंने कोई जवाब ना दिया क्योंकि बहरहाल मुझे ज़िंदगी से प्यार था और मुझे ज़िंदा इंसानों से मोहब्बत करना ही अच्छा लगता था। उन बदरूहों और उनकी दुनिया से तो मैं तंग आ चुका था। बहरा कॉफ़ी और सैंडविचेस लेकर आ गया। पाताली ने कहा, शेरवान तुम भी कुछ खा पी लो। मैंने भी 2 एक सैंडविचेस खाए, वाकई बड़े लजीज थे। पाताली भी बड़े सुकून से खा रही थी। कहने लगी, ये डिशें खाने का हमें कभी कभी ही मौका मिलता है। हम अक्सर गैबी हालत में रहती हैं और तुम्हें भी उसका तजर्बा हो गया होगा कि गैबी हालत में भूख प्यास नहीं लगती चाहे 1 माह गुजर जाए। मैंने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन पाताली तुम लोग तो जब चाहो इंसानी शक्ल में आकर ये चीज़ें खा सकती हो। हमारी दुनिया के भी कुछ कानून हैं और हमारे कानून पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। हमें कभी कभार ही इंसानों की दुनिया में आने का मौका मिलता है। लॉबी के महलाती तरस के ऊंचे रोशनदानों में दिन का उजाला झलकने लगा था। बहरा एक प्लेट में बिल रखकर चला गया था। कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद पाताली ने अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डालकर कहा, 5:30 बज गए हैं। दिल्ली की ट्रेन ठीक 6:15 बजे जयपुर से रवाना होती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पाताली ये ट्रेन के रवाना होने का बिल्कुल सही टाइम तुमने बताया। पाताली ने नया सिगरेट सुलगाते हुए कहा, हमें बहुत सी बातों का पहले से पता चल जाता है। उसने बहरे को इशारे से बुलाया और कहा, मैंने 500 का नोट बिल के नीचे रखा है। बहरे ने बिल हटाकर नीचे देखा। वाकई 500 रुपये का बिल्कुल नया नोट रखा हुआ था। हालांकि मैंने पाताली को पर्स में से नोट निकालकर बिल के नीचे रखते नहीं देखा था। रोनी आमतौर पर अपनी मुट्ठी में से नोट निकालकर अदायगी किया करती थी, मगर पाताली उससे 2 कदम आगे निकल गई थी। उसने बिल के नीचे ही 500 का नोट पैदा कर दिया था। पाताली ने पर्स अपने कंधे से लटकाकर उठते हुए कहा, चलो चलें। हम महलनुमा होटल के बाहर आके बाहर सुबह हो चुकी थी। एक तरफ येलो कैब टैक्सियां खड़ी थी, दूसरी सिमत प्राइवेट टैक्सियां खड़ी थी। पाताली ने कहा, हम प्राइवेट टैक्सी में बैठकर स्टेशन जाएंगे। वो एक नए मॉडल की टैक्सी में पीछे मेरे साथ बैठ गई और टैक्सी स्टेशन की तरफ रवाना होगी।
कोई टैक्सी में ड्राइवर की सीट के साथ ना बैठना, ये खानदानी रिवायात के खिलाफ बात है। मैंने सोचा ये वाकई बदरू किसी आला एरिस्टोक्रेट घराने की लड़की है जो खुदा जाने अपनी किस घिनौने गुनाह की पादाश में हिंदू धर्म के संस्कारों के मुताबिक मरने के बाद एक बदरू की शक्ल इख्तियार कर गई है। दुर्गा ने और खुद पाताली ने भी मुझे इस किस्म के ज़ाती सवाल पूछने से मना किया हुआ था, वरना मैं उसे ज़रूर पूछता कि वह कहाँ पैदा हुई थी और उसने किस कॉलेज में तालीम हासिल की थी और इसे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया था जिसकी वो इतनी सख्त सजा भुगत रही है। जयपुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने पाताली से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। उसने कहा, टिकट मेरे पर्स में मौजूद है। तब मुझे ख्याल आया कि ये तो बदरू है, ये जो चीज़ चाहती है मुहैया कर लेती है। टिकट उसके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अब इसके रवाना होने में कुछ देर बाकी थी। वो मेरे आगे आगे जा रही थी। फर्स्ट क्लास की बोगी के पहले डिब्बे में दाखिल होते ही उसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया और पाताली बाहर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। मैंने जल्दी से उसे उठाया। वो सख्त घबराई हुई थी। बोली, जल्दी से आगे चलो। ये कहकर वो अगले डिब्बों की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में निगाह डाली, देखूं कि उसको अंदर से किसने धक्का दिया था। मैंने देखा कि कंपार्टमेंट की कोने वाली सीट पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब पंज सूरता दोनों हाथों में थामे बड़े खुशू और हुजूर से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई। जहाँ कलाम इलाही की तिलावत हो रही हो वहाँ बुरी रूह का गुजर नामुमकिन है। मैं दौड़ कर आगे गया। देखा कि पाताली ट्रेन से कुछ फासले पर प्लेटफॉर्म के एक सतून के पीछे छुपकर खड़ी है। मुझे देखते ही बोली, हम इस ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे, स्टेशन से बाहर आ जाओ। हम प्लेटफॉर्म का पुल अबूर करके दूसरे प्लेटफॉर्म से होकर स्टेशन से बाहर आकर फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठ गए। न मैंने पूछा कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था और न पाताली ही ने मुझे बताया। कहने लगी, दूसरी ट्रेन 3 बजे चलेगी, हम तब तक उसी वेटिंग रूम में इंतज़ार करेंगे। हमने वहीं दोपहर का खाना मंगवा कर खाया। मैंने महसूस किया कि बदरू पाताली प्लेटफॉर्म पर उस वक्त जाना चाहती थी जब दिल्ली जाने वाली ट्रेन वहां आ चुकी हो। 3 बजे ट्रेन का टाइम था, जो 1 घंटा लेट हो गई और 4 बजे आई। पाताली ने मुझे साथ दिया और तेज तेज कदमों से चलती फर्स्ट क्लास बोगी के कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। अंदर झांक कर देखा। जब उसने देखा कि सब ठीक है तो वो डिब्बे में दाखिल हो गई। मैं उसके पीछे था। डिब्बे में सिर्फ एक गैर मुल्की अधेड़ उम्र गोरी औरत अपने सामान के साथ सीट पर बैठी ठंडा जूस पी रही थी। उसने हमें एक नज़र देखा और फिर जूस पीते हुए बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। हमने सामने वाली सीट पर डेरा जमा लिया। सामान हमारे पास कुछ भी नहीं था। जयपुर के स्टेशन पर गर्मी थी। फर्स्ट क्लास का वो कंपार्टमेंट एयर कंडीशनड नहीं था। गैर मुल्की औरत ने हमारी तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, कंपार्टमेंट का एयर कंडीशन खराब है। मैंने गार्ड को रिपोर्ट लिखवा दी, मगर ये लोग कुछ नहीं कर रहे। पाताली को गर्मी नहीं लग रही थी। बदरूहों को न भूख लगती, न प्यास, न गर्मी लगती और न सर्दी। मैंने गैर मुल्की औरत को अंग्रेजी में जवाब दिया, आज गर्मी भी ज्यादा है। गैर मुल्की औरत ने पाताली की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पाताली ने कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं। गैर मुल्की औरत बोली, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। मेरा नाम मार्गरेट है। मैं दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तुम कोई जॉब करती हो? पाताली ने यूं ही कह दिया, नहीं। गैर मुल्की औरत समझ गई कि पाताली उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। चुनाचे वो थैले में से किताब निकालकर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। रात हो गई थी जब ट्रेन दिल्ली पहुंची। मैं और पाताली फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर बैठ गए क्योंकि मुझे खाना खाना था। पाताली यूं ही मेरे साथ खाने में शरीक हो गई थी, हालांकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने पाताली से कहा, यहाँ से अब सुबह ही चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन मिल सकेगी? उसने कहा, कोई बात नहीं, हम वेटिंग रूम में ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। बाकी रात हमने वेटिंग रूम में गुजारी। मालूम हुआ कि पंजाब मेल दिन के 9 बजे रवाना होती है। हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। पाताली के पर्स में अपने आप दिल्ली से चंडीगढ़ के 2 फर्स्ट क्लास के टिकट आ गए थे। बहरहाल हम चंडीगढ़ पहुंच गए। वहां से हमने एक प्राइवेट टैक्सी ली और शुमाली पहाड़ी इलाके के एक छोटे हिल स्टेशन की तरफ चल पड़े। उस हिल स्टेशन से वो कब्रिस्तान वाला खंडर चंद फरलांग के फासले पर ही था, जहां बकौल दुर्गा के रोहनी को नतालिया के आसेब ने बंद कर रखा था। 1 घंटे में हम हिल स्टेशन पहुंच गए। हमने अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करके होटल का एक कमरा ले लिया और आधी रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात आधी गुजर गई तो पाताली ने पर्स में से अंगूठी निकालकर मुझे दी और कहा, इसे पहन लो। मैंने अंगूठी पहन ली। इसके साथ ही मैं गायब हो गया, मगर मैं इस हालत में भी पाताली के पास मौजूद था और सिर्फ पाताली ही मुझे देख सकती थी। उसने पर्स में से किसी दरिंदे का नुकीले नाखूनों वाला पंजा निकाला और कहने लगी, यह रीछ का पंजा है। मैंने इस पर एक खास मंत्र फूका हुआ है। उसके बाद अचानक पाताली भी गायब हो गई। मैं उसे गायब होने के बाद भी देख रहा था। रीछ का नुकीला पंजा उसके हाथ में था। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। हमने कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर से चटखन्नी लगा रखी थी। हम बंद दरवाजे में से गुजर गए। होटल के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। रोशनी हो रही थी। एक पहाड़िया चौकीदार बंदूक लिए स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हम उसके करीब से गुजर गए। उसने हम में से किसी को नहीं देखा था। होटल से जरा आगे
पहाड़ी की हल्की सी चढ़ाई थी, आगे थोड़ी सी उतराई थी, फिर चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में से एक रास्ता कब्रिस्तान वाले खंडर की तरफ जाता था। हम खामोशी से उस रास्ते पर चल रहे थे। चारों तरफ सकूत छाया हुआ था। रात सर्द थी मगर हमें सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। पाताली सही रास्ते पर जा रही थी। 1.5-2 फरलांग का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम कब्रिस्तान के शकिस्ता गेट पर आ गए। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ये 200-300 साल पुराना एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था जिसकी कब्रें टूट फूट का शिकार हो रही थी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने कब्रिस्तान को पहचान लिया था। जहाँ कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार थी उसके करीब ही वो खंडर था जिसके तहाने में रोहनी कैद थी और जहाँ नतालिया मुझे अगवा करके लाई थी और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। खंडर को देखकर मुझ पर एक हौल सा तारी हो गया। अगरचे मैं गायब था और मेरे बाजू पर काले जादूगर की दी हुई तिलस्म-ज़दा हड्डी का तवीज़ बंधा हुआ था, इसके बावजूद मुझे खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि नतालिया की ताकत आसेबी थी जिसका मुकाबला कोई बदरू नहीं कर सकती थी। मुझे ये भी अंदेशा था कि कहीं ऐसा न हो कि काले जादूगर का तवीज़ भी नतालिया की आसेबी ताकत के आगे शिकस्त खा जाए और रोहनी के साथ मैं भी दोबारा नतालिया की कैद में चला जाऊं। पाताली कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर रुक गई। मैं उसे धड़कते दिल के साथ देख रहा था। अंधेरे में मुझे उसकी शक्ल सूरत और जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया और मेरे पास ही वो भी बैठ गई। वो मुसलसल खंडर की तरफ देख रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कोई खुफिया मंत्र पढ़ रही थी। पहाड़ी इलाके की रात सर्द और पुरस्रार थी। धुंध की एक लहर ने वीरान खंडर के गिर्द लिपट कर उसे और ज्यादा पुरस्रार बना दिया हुआ था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक ऐसी गिड़गिड़ाहट की थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे हर लम्हे नतालिया के आसेब का खतरा लगा हुआ था और उस वक्त तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं मौत के मुंह में बैठा हुआ हूँ। इस गिड़गिड़ाहट का पाताली पर कोई असर नहीं हुआ था। वो इसी तरह बुत बनी बैठी वीरान खंडर की तरफ मुसलसल तक रही थी और खुफिया मंत्र पढ़ रही थी। दूसरी बार गिड़गिड़ाहट की आवाज बड़ी दूर से आती लगी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पाताली ने मेरे कान में सरगोशी की, ये पंजा यहाँ जमीन में गाड़ दो। मैंने रीछ का पंजा उसके हाथ से लेकर उसे जमीन में गाड़ दिया। गीली नरम जमीन में पंजे के नाखून धंस गए थे। पाताली ने मेरे कान में कहा, रोहनी अंदर मौजूद है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। तुम यहाँ से मत हिलना। अगर ये पंजा जमीन से उछलकर फिजा में गायब हो जाए तो फौरन यहाँ से फरार हो जाना। 1 मिनट की भी देर की तो मारे जाओगे। ये कहकर पाताली उठी और बिल्कुल सीधी होकर जैसे कोई नींद में चलता हुआ खंडर की तरफ चल पड़ी। मैं कब्रिस्तान की शकिस्ता दीवार की ओट में बैठा उसे देख रहा था। वो खंडर के करीब पहुंची तो धुंध की लहर ने उसे अपने अंदर छुपा लिया और वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। अब मैं उस मनहूस आसेबी फिजा में गैबी हालत में अकेला रह गया था। किसी वक्त मुझे लगता था कि ये बदरूप पाताली मरी जाएगी और रोहनी को भी अपने साथ मरवाएगी। इसकी वजह यह थी कि मैं नतालिया की ताकत से वाकिफ था और ये भी जानता था कि बदरूहें आसेबों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात होती तो रोहनी अब तक नतालिया की चुंगल से निकलकर वापस आ गई होती। किसी वक्त महसूस होता कि नहीं, ये पाताली बदरू खास ताकत दुर्गा बदरू से लेकर आई है और उसके पास नतालिया के आसेब पर गालिब आने का तिलस्मी मंत्र मौजूद है। 2-3 मिनट गुजर गए। खामोशी और ज्यादा गहरी और डरावनी महसूस होने लगी थी। कोई आवाज, कोई आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे जहां मैं बैठा था वहां जमीन के अंदर से आती एक गूंज सुनाई दी, जैसे जमीन की गहराइयों में कोई बहुत बड़ी चट्टान टूटकर खोलते हुए लावे में गिरी हो। मैं घबरा कर उठकर खड़ा हुआ और जमीन की तरफ देखने लगा। रीछ का पंजा इसी तरह जमीन में धंसा हुआ था। एकदम मुझे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे जमीन सख्त गर्म हो गई है। मेरे पाँव चलने लगे। मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। उसी लम्हे वीरान आसेबी खंडर की तरफ से ऐसी दहशतनाक आवाज सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी, रीछ से भी बड़ी बिल्ली रो रही हो। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मुझे यकीन है कि उसके खौफ से सद रात की खामोशी भी लर्ज उठी होगी। मेरे पाँव के नीचे जमीन ज्यादा गर्म होती जा रही थी। मैं गायब जरूर था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है कि पाताली की अंगूठी पहनने से मैं इस तरह गायब हुआ था कि मेरे जिस्म का बोझ बिल्कुल हल्का नहीं हुआ था। थोड़े थोड़े मेरे पाँव जमीन के साथ जरूर लग रहे थे। मैं कब्रिस्तान की शकिस्ता दीवार पर चढ़कर बैठ गया। मैं 1 सेकंड के बाद रीछ के पंजे को भी देख लेता था। वो अभी तक जमीन में धंसा हुआ मौजूद था। पाताली ने कहा था कि अगर पंजा गायब हो जाए तो तुम फौरन वहां से भाग जाना। मैं वीरान खंडर की तरफ भी देख लेता था। फिजा एक बार फिर साकित हो गई। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे देखते देखते वीरान खंडर में से एक चीख की आवाज आई। उसके बाद दूसरी चीख की आवाज बुलंद हुई। उन आवाजों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और फिर एक ऐसी आवाज के साथ के जैसे रॉकेट फायर हुआ हो। रीछ का पंजा जमीन में से निकलकर ऊपर की तरफ उठा और गायब हो गया। वीरान खंडर में से चीखें ही चीखें बुलंद होने लगी थी। मैं तेजी से पीछे की तरफ भागा। एकदम दौड़ने से मुझे एक धक्का लगा और मैं जमीन से गुब्बारे की तरह 4 फीट बुलंद होकर फिजा में उड़ता चला गया। मैं अपने बाजू इस तरह चलाने लगा जैसे कोई तैराकी के मुकाबले में समंदर में पूरी ताकत से तैरता जा रहा हो। मैं उड़ते उड़ते
दरख्तों के ऊपर आ गया। जिस तरफ को मेरा रुख था उसी सिमत को परवास करने लगा। बाजुओं को चलाने से इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा कि मेरी रफ्तार एकदम तेज़ हो गई और फिर मैं इसी रफ्तार के साथ परवास करने लगा। हिल स्टेशन की पहाड़ी, होटल और मकान की रोशनियां मेरे नीचे से गुजर गई। मैंने उनको ज़हन में रखकर अपना रुख बदलकर चंडीगढ़ शहर की तरफ कर लिया। मैं पहाड़ी इलाके में पहाड़ों के ऊपर ज़मीन से 200-250 फीट की बुलंदी पर उड़ता चला जा रहा था। सोच रहा था कि पाताली को भी नतालिया के आसेब ने पकड़ लिया, वो शायद जिंदा नहीं बची होगी। मुझे पहले ही डर था कि ये बदरू नतालिया के आसेब का मुकाबला नहीं कर सकेगी। खुदा जाने पाताली की हिमाकत की वजह से रोहिणी के साथ नतालिया के आसेब ने क्या सलूक किया होगा। शायद मैं काले जादूगर के तलस्मी हड्डी वाले तवीज़ की वजह से नतालिया के हमले से बच गया था, वरना वो मुझे वहां से कभी ना भागने देती। बहरहाल मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी जान बच गई। मगर अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे दुर्गा के पास वापस जाना चाहिए और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। वही मुझे बता सकती है कि मुझे क्या करना होगा। कुछ देर के बाद नीचे किसी नीम पहाड़ी शहर की बेशुमार छोटी बड़ी झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगी। मैं समझ गया कि ये चंडीगढ़ ही है। उसके आगे मुझे मालूम नहीं था कि जयपुर जाने के लिए मुझे फिजा में अपने आप को किस रुख पर रखना होगा। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। मैं अकेला कभी फिजा में प्रवास करते हुए किसी शहर की तरफ नहीं गया था। मैंने यही मुनासिब समझा कि चंडीगढ़ उतर जाता हूँ और वहां से बजरिया ट्रेन जयपुर जाऊंगा। मैंने नीचे रोशनियों की तरफ गोता लगाया और तेजी से नीचे आने लगा। मैं एक छोटे से पार्क में उतर गया। रात का वक्त था और पार्क में मरकरी लैंप रोशन था। कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। मैं गैबी हालत में आहिस्ता आहिस्ता चलता पार्क के गेट से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। रात काफी गुजर चुकी थी। सड़क दूर तक सुनसान पड़ी थी। मैं और पाताली जालंधर तक ट्रेन में आए थे। उसके बाद हमने एक प्राइवेट टैक्सी में चंडीगढ़ तक का सफर किया था। पाताली तो जितने पैसे चाहे करेंसी नोटों की शक्ल में पैदा कर लेती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था। मैंने चलते चलते अपनी पतलूनों की जेबों को टटोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी पतलून की पिछली जेब में एक बटवा पड़ा था। मैंने कभी बटवा नहीं रखा था। मैंने बटवे को खोलकर देखा, उसमें काफी नोट भरे हुए थे। मैं समझ गया कि पाताली ने मेरी जेब में रख दिए होंगे। चंडीगढ़ भारतीय पंजाब का दारुल हुकूमत है और बड़ा खूबसूरत और मॉडर्न शहर है। वहाँ बड़े बड़े होटल हैं जो सारी रात खुले रहते हैं। मैंने दूर से एक होटल का चमकता हुआ निवन साइन बोर्ड पड़ा तो उसकी तरफ बढ़ा। करीब करीब आकर मैं एक तरफ अंधेरे में हो गया और मैंने पाताली की अंगूठी अपनी उंगली से उतारकर जेब में रख ली। अंगूठी के उतरते ही मैं अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया। मैंने होटल के काउंटर पर आकर काउंटर बॉय से पूछा कि यहाँ से जालंधर की तरफ बसें कहाँ से जाती हैं। उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। उसने कहा, फिर आपके लिए यही मुनासिब रहेगा कि चंडीगढ़ से अम्बाला जाने वाली कोस्टर में बैठ जाएं। वो आपको बड़े आराम से अम्बाला पहुंचा देगी। वहां से आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ सकते हैं। जब मैंने उसे पूछा कि अम्बाले जाने वाली कोस्टर कोच कब मिल सकेगी, तो उसने कहा, अभी रात के 2 बजे हैं। अभी रात के 2 बजे हैं। कोस्टर सुबह 6 बजे चलना शुरू होती हैं। मैंने पूछा, क्या मैं यहाँ आपके होटल की लॉबी में बैठकर ये वक्त गुजार सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, ज़रूर बैठ जाएं। मैं लॉबी में आकर सोफे पर बैठ गया। इतने में एक बहरा आ गया। उसने पूछा, सर क्या पियेंगे? मैंने कहा, चाय ले आओ। बहरा चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय के बर्तन मेरे आगे रख गया। मैं चाय बनाने लगा। मैंने चाय बनाते बनाते लॉबी का जायजा लिया। लॉबी तकरीबन खाली पड़ी थी। 3 सोफे छोड़कर एक नीली साड़ी वाली औरत बैठी सिगरेट पी रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मालूम हुआ वो पहले ही से मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से नजरें दूसरी तरफ कर ली। चाय बनाई और खामोशी से पीने लगा। मैं सोच रहा था कि दिल्ली से भी ट्रेन के जरिए ही जयपुर दुर्गा के पास जाऊंगा। अब मुझे हवा में उड़कर किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए। मैं ट्रेन में सफ़र कर सकता हूँ। मैं अपनी सोचों में गुम था कि वही नीली साड़ी वाली औरत अपने सोफे से उठकर मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। वह जवान थी और खूबसूरत भी थी, मगर मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो किस लिए मेरे पास आई है, उस औरत ने कहा, मैं एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हो गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो बड़ी साफ उर्दू ज़ुबान में बोल रही थी। मैंने उस औरत को गौर से देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ कुछ घबराहट भी थी। मैंने पूछा, मैं खुद यहाँ अजनबी हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? औरत ने कहा, मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है, एक पाप हो गया है। भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। मुझे पूछना ही पड़ा कि उसे क्या गुनाह हो गया। उस औरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली में अपने खाविंद के साथ रहती थी कि एक आदमी से मुझे मोहब्बत होगी। वो भी मुझसे बड़ा प्रेम करने लगा। उसने कहा, चलो दिल्ली से भागकर चंडीगढ़ चले जाते हैं, वहाँ हम शादी कर लेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई और अपने खाविंद को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ यहाँ चंडीगढ़ भाग आई। वो आदमी बड़ा धोखेबाज निकला। उसने मुझे इस होटल में अपने साथ बीवी जाहिर करके रखा, मगर उसने मुझसे शादी ना की। मैं अपने साथ जो जेवर और पैसे लाई थी वो जब ख़त्म हो गए तो वो धोखेबाज मुझे छोड़कर भाग गया। अब मैं यहाँ परेशान हाल बैठी हूँ। मेरे पास होटल का बिल अदा करने के लिए कुछ नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। आप टेलीफोन करके अपने खाविंद को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेती?
उसने कहा, मैंने अपने खामिंद को फ़ोन किया था, उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि मैं आइंदा से फ़ोन ना करूँ। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब मैं दिल्ली अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। होटल का बिल भी अदा करना है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे अच्छे आदमी लगे हैं। मैंने कहा, श्रीमती जी, मैं आपका होटल का बिल भी अदा कर देता हूँ और आपका दिल्ली तक का रेल का किराया भी दे देता हूँ, आप अपने घर चली जाएँ। औरत ने आंसू पूंछते हुए कहा, मुझे अकेली जाते हुए डर लगता है, आप मुझे दिल्ली तक छोड़ आएं, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुलाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे भी दिल्ली जाना है, आप मेरे साथ जा सकती हैं, आपका होटल का बिल कितना है? उसने पर्स में से बिल निकालकर मुझे दिया। ये 1250 रुपये का था। मैंने बटुए में से पूरी रकम निकालकर उसे दी और कहा, आप ये बिल अदा कर दें। औरत ने कहा, आपने मेरी ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लिया, अब इंसान ही देवता है। मैंने कहा, बीबी, मैं कोई देवता वगैरह नहीं हूँ, मामूली इंसान हूँ। मेरे पास पैसे थे, आपको ज़रूरत थी, मैंने आपकी ज़रूरत पूरी कर दी। इंसान अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके तो उसे ज़रूर मदद करना चाहिए। जाएं, बिल अदा कर दें। औरत उठकर काउंटर की तरफ चली गई। मैंने सोचा कि बेचारी मजबूर औरत है, एक बदमाश के झांसे में आ गई है। अच्छा, वो मेरे पास पैसे थे और मैंने उसे मुसीबत से निकाल दिया। मैं उसे अपने साथ दिल्ली लिए चलता हूँ, वहाँ उसे टैक्सी में बिठा दूंगा कि जाओ बीबी, अपने माता पिता के घर जाओ और फिर कभी घर से बाहर कदम ना निकालना। औरत बिल अदा करके मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने कहा, बीबी, मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक इंसानी फ़र्ज़ अदा किया और मैं इत्तेफाक से ये फ़र्ज़ अदा करने की पोजीशन में था। आप मुझे मुसलमान लगते हैं, औरत ने कहा। मैंने कहा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। आप दिल्ली में कहीं मुलाजिम हैं? उसने पूछा। मैंने कहा, बीबी, इस किस्म के किसी सवाल का जवाब देना मैं पसंद नहीं करूँगा। आपको दिल्ली जाना है और मैं आपको दिल्ली पहुँचा दूंगा। औरत खामोश हो गई। इतनी देर में बाहर सुबह का उजाला नमूदार हो चुका था। मैंने औरत से कहा, हम यहाँ से एक कोच में बैठकर अम्बाले तक जाएंगे, अम्बाले से हम दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। वो बोली, जैसी आपकी मर्जी। वो मेरी तरफ इस तरह देखती थी जैसे कोई पुजारी औरत अपने किसी देवता की मूर्ति की तरफ देखती है। मैंने कहा, थोड़ा सा नाश्ता यहीं कर लेते हैं, रास्ते में शायद कहीं मौका ना मिले। मैंने अपने उस औरत के लिए नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। हम नाश्ता करने लगे। औरत के अंदाज से मालूम हो रहा था कि ये घरेलू किस्म की सीधी सादी औरत है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं लगती थी। ऐसी औरतें बड़ी जल्दी बदमाश किस्म के मर्दों के झांसे में आ जाती हैं। नाश्ता करते करते हमें 5 बज गए। वहीं से हम बसों के अड्डे पर आ गए। वहाँ से एयर कंडीशन्ड बसें और कोस्टर्स चलती थीं। मैंने अम्बाले के 2 टिकट लिया और हम एक आरामदेह एयर कंडीशन कोस्टर में बैठ गए। कुछ देर के बाद कोस्टर अम्बाले की तरफ रवाना होगी। लंबा सफ़र था मगर बड़ा आरामदेह था। अम्बाले पहुँच गए। वहाँ एक होटल में हमने दोपहर का खाना खाया और रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहाँ से हम दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए। ट्रेन दिल्ली रात के 1 बजे पहुँची। उस औरत ने कहा, इतनी रात के मैं माता पिता के घर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे सुबह सुबह पहुंचा देना। जयपुर की गाड़ी भी मुझे दिन के वक्त ही मिल सकती थी। मैंने सोचा कि सुबह उसे उसके घर रवाना करके खुद जयपुर चल दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, सुबह चले जाना, लेकिन इतना वक्त हमें वेटिंग रूम में ही गुजारना पड़ेगा। वो बोली, कोई बात नहीं, हम वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे। हम सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में आ गए। औरत कहने लगी, मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ मेरे साथ रिफ्रेशमेंट रूम तक आ जाएं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं उसे लेकर सेकंड क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में आ गया। रात के 1 बजे रिफ्रेशमेंट रूम खाली पड़ा था। मैंने चाय मंगवा ली। औरत कहने लगी, आपके लिए मैं चाय बनाऊं? आपके लिए मैं चाय बनाऊंगी। उसने बड़े एहतमाम से चाय की खाली प्याली अपने सामने रख ली और मुझसे चीनी पूछी। मैंने कहा, 1 चम्मच। मेरी प्याली में उसने चीनी का 1 चम्मच डाला, फिर कावा डाला और दूध डालने के बाद चम्मच हिलाते हुए बोली, आप सचमुच मेरे लिए देवता बनकर आ गए थे। आप ना आते तो खुदा जाने मेरा क्या हाल होता। वो इसी तरह की बातें करती रही और साथ साथ मेरी प्याली में चम्मच भी हिलाती गई। मैंने कहा, इतना ना हिलाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। क्षमा कीजिएगा, मुझे ख्याल नहीं रहा। ये कहकर उसने प्याली मेरे आगे कर दी, फिर अपनी चाय बनाने लगी। मैंने चाय का एक घूंट पिया। मुझे चाय फीकी लगी मगर मैंने कोई ख्याल ना किया। मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। मैंने सोचा कि यूं ही देख रही होगी। चाय के 3-4 घूंट पीने के बाद मुझे चक्कर सा आ गया। मैंने प्याली मेज़ पर रख दी और सर को एक हाथ से दबाने लगा। औरत ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, यूं ही चक्कर सा आ गया था। वो बोली, प्लीज़ आप लेट जाएं, और वो उठकर मेरे पास आ गई। उसने दोनों हाथों से मेरे बाजुओं को थाम लिया। उस वक्त मेरा जिस्म तकरीबन सुन्न हो चुका था। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर मेरी जुबान जैसे पत्थर बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि औरत मेरे उस बाजू को टटोल रही थी जिस बाजू पर मैंने काले जादूगर का दिया हुआ हड्डी का तावीज़ बांध रखा था। मैं फौरन समझ गया, औरत बदरू है जिसे नतालिया ने मेरा तावीज़ चुराने के लिए भेजा है। इस ख्याल के आते ही मैंने कलमा पाक का दिल में विर्द किया और पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने जिस्म और अपनी रूह की पूरी ताकत को एक जगह मरकूज करते हुए गरज कर कहा, तफ़ा हो जा बदरू, तफ़ा हो जा। मेरे मुंह से इन अल्फाज का निकलना था
कि औरत की शक्ल एकदम बदरू की शक्ल बन गई। वह चीख मारकर मुझसे अलग हुई। उसका जिस्म शोलों में भड़का और वो चीखती चिल्लाती गायब हो गई। अगर रिफ्रेशमेंट रूम खाली ना होता तो वहां न जाने कैसा माहौल पैदा हो जाता। रिफ्रेशमेंट रूम खाली था और उस बदरू की चीखों की आवाज़ भी शायद किसी ने नहीं सुनी थी, क्योंकि दूसरे कमरे में ना कोई मुलाजिम बाहर निकला था, ना बाहर से कोई आदमी ये मालूम करने अंदर आया था कि ये चीखों की आवाज़ कैसी है। बदरू के गायब होते ही मेरे जिस्म की ताकत वापस आ गई और मेरे सर के चक्कर भी गायब हो गए। मैंने बाजू को टटोल कर देखा, तावीज़ उसी तरह मेरे बाजू के साथ बंधा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे उस बदरू के हमले से बचा लिया था। इतने में बहरा आ गया। सर, कुछ और चाहिए? उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं, बिल कितना है? उसने बिल निकालकर मेरे आगे प्लेट में रख दिया। मैंने बटुए में से 50 रुपए का इंडियन नोट निकालकर प्लेट पर रखा और बाहर आ गया। मेरा दिल अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थक रहा था। अगर अल्लाह पाक की मदद मेरे शामिल हाल ना होती तो नतालिया की बदरू के इस हमले से मेरा बचना नामुमकिन था। उस बदरू ने मेरी प्याली में चम्मच हिलाते हुए कोई मंत्र चाय में फूंक दिया था, जिसका मुझे एहसास नहीं हुआ था। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी अजनबी औरत या अजनबी मर्द का एतबार नहीं करूंगा, हुआ वो किसी भी काबिल रहम हालत में मेरे पास क्यों ना आ जाए। जयपुर जाने वाली गाड़ी मुझे सुबह 8:15 मिली। मैं उसमें बैठकर जयपुर पहुंच गया। जयपुर में इधर उधर फिरने या किसी बाग में बैठने के बजाय मैंने उसी वक्त एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके इंतजार करने लगा कि कब आधी रात हो और मैं दुर्गा की बदरू से मुलाकात करने पुराने महल में जाऊं। मैंने कमरे में ही रात का खाना खाया। जब रात के 11:30 बजे का वक्त हुआ तो मैंने जेब से पाताली की अंगूठी निकालकर उंगली में पहन ली। अंगूठी के पहनते ही मैं गायब हो गया। मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बंद दरवाजे में से भी गुजर सकता था। वहां से सीधा वीरान तारीखी महल में आ गया और तहखाने में बैठकर दुर्गा की बदरू के आने का इंतजार करने लगा। दुर्गा की बदरू ठीक आधी रात को नमूदार हुई। इसने मुझे देख लिया था। कहने लगी, पाताली ने तुम्हें नतालिया के आसेब से बचा लिया, लेकिन खुद फंस गई। मैंने पूछा, क्या उसे भी नतालिया ने रोहिणी के साथ कैद कर लिया है? उसने कहा, नहीं, नतालिया में इतनी ताकत नहीं कि वो पाताली के दाव पेच का मुकाबला कर सके। पाताली मेरी तमाम गुलाम बदरूहों से ज्यादा होशियार और ताकतवर बदरू है। उसे ऐन वक्त पर नतालिया के आसेब के हमले का पता चल गया और उसने वो मंत्र पढ़कर अपने आप पर फूका जो बदरूहें उस वक्त फूकती हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अगर उन्होंने मंत्र न फूका तो दुश्मन उन्हें मार डालेगा। पाताली ने भी ऐसा ही किया। उसकी जान बच गई। मैंने पूछा, लेकिन वो मुझे मिली क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारे पास भी नहीं आई? दुर्गा ने कहा, वो इस हालत में है कि ना तुम्हारे पास आ सकती है ना मेरे पास आ सकती है। मैं हैरान होकर कहा, ऐसी ऐसी कौन सी अनहोनी बात हो गई है? क्या मुझे नहीं बताओगी? दुर्गा बदरू ने कहा, वही अनहोनी बात बताने के लिए तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि इस वक्त पाताली की सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो और उसे इस मुसीबत से निकाल सकते हो जिसमें वो अपने ऊपर मंत्र फूकने के बाद फंस गई है। मैंने दुर्गा से कहा, आखिर बात क्या हुई? कुछ बताओ तो सही। दुर्गा बदरू कहने लगी, शेरवान, तुम्हें याद है रोहिणी एक बार तुम्हें बदरूहों की दुनिया में अपनी सहेली मालिनी के पास ले गई थी? मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। दुर्गा बोली, और तुम्हें यह भी याद होगा कि मालिनी ने तुम्हें एक खतरनाक मंत्र बताया था जिसके सिर्फ 4 लफ्ज थे। मुझे याद आ गया। मैंने कहा, हाँ, मुझे वो 4 लफ्जी मंत्र इस वक्त भी याद है। मैं भी 4 लफ्जों वाला मंत्र पढ़कर चिमगादड़ बन गया था और चिमगादड़ बनकर वहां गया था जहां मालिनी मुझे भेजना चाहती थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुर्गा बोली, और तुम्हें यह भी जरूर याद रहा होगा कि मालिनी ने तुम्हें कहा था कि ये 4 लफ्जों वाला मंत्र सिर्फ उस वक्त पढ़कर अपने आप पर फूंक मारना जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो और बचने का कोई रास्ता न हो, क्योंकि ये मंत्र पढ़ने के बाद तुम सिर्फ गायब नहीं होगे बल्कि गायब होते ही किसी जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि तुम किसी दूसरे इंसान की शक्ल इख्तियार कर लो। ये भी हो सकता है कि तुम कोई जंगली दरिंदा बन जाओ। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मंत्र भूल जाए और तुम्हें सारी जिंदगी जंगली दरिंदा बनकर ही गुजारनी पड़े। मैंने कहा, लेकिन जब मैं ये मंत्र अपने ऊपर फूंक कर चिमगादड़ बन गया था तो मुझे ये मंत्र याद था और मैं इसे दोबारा अपने ऊपर फूंक कर ही अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया था। दुर्गा ने कहा, तुम्हें इस हालत में ये मंत्र इस वजह से याद आ गया था कि तुम्हारे पीछे मालिनी का हाथ था जो बदरूहों की सरदारनी है। अगर उसका हाथ तुम्हारे पीछे ना होता तो मुमकिन है तुम्हें मंत्र याद ना आता और तुम इस वक्त तक चमगादड़ ही बने रहते जब तक कि तुम्हें दोबारा मंत्र याद ना आता। यह बदरूहों की सरदारनी का सबसे खतरनाक मंत्र है। इसकी यही एक खतरनाक बात है कि अगर ये मंत्र शक्ल बदलने के बाद याद ना आए तो वो औरत या मर्द बदरूह जिस शक्ल में जाहिर हुई होगी, कुछ पता नहीं कब तक उसे उसी शक्ल में जिंदा रहना पड़े। मैं कुछ कुछ समझ गया था कि दुर्गा मुझे पाताली के बारे में क्या बताने वाली है। मैंने पूछा, कि पाताली के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है? दुर्गा ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। जब वो तुम्हें कब्रिस्तान की दीवार के पास छोड़कर रोहिणी को कैसे निकालने
वीरान खंडर के तहाने की बंद दीवार के पास आई तो नतालिया कासेव वहीं घात लगाए उसके इंतजार में था। उसने फौरन उस पर हमला कर दिया, मगर पाताली बड़ी होशियार थी। उसे 1 सेकंड पहले एहसास हो गया कि उस पर हमला होने वाला है। वो जानती थी कि ये हमला किसी बदरू का नहीं बल्कि खतरनाक आसेब का हमला है, जिससे वो अपना बचाव नहीं कर सकेगी। चुनांचे उसने फौरन 4 लफ्जी मंत्र पढ़कर फूका और फिर दुर्गा खामोश हो गई। मैंने बेचैन होकर पूछा, और फिर क्या हुआ? दुर्गा बोली, 4 लफ्जों वाला खतरनाक मंत्र पढ़ने के बाद पाताली गायब होकर एक ऐसी औरत के जिस्म में दाखिल हो गई है जिसकी जान हर वक्त खतरे में रहती है। 24 घंटे जिसके पीछे पुलिस बंदूकें राइफलें लेकर उसे हलाक करने के लिए लगी रहती है। इसी तरह वो किसी भी वक्त पुलिस की गोलियों से छलनी होकर हलाक हो सकती है, या फिर पुलिस उसे पकड़कर फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, जहां उसके गले में फंदा डालकर उसे 1 सेकंड में हलाक किया जा सकता है। चुनांचे अब नतालिया के आसेब ने पाताली का पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गया है कि पाताली अपने आप मौत के मुंह में चली गई है, जहां किसी भी वक्त मौत उसे निगल जाएगी। मेरे ज़हन में खुद ब खुद एक सवाल आ गया। मैंने दुर्गा से कहा, अगर पाताली को मारना ही था तो क्या नतालिया का आसेब खुद उसे नहीं मार सकता था? दुर्गा कहने लगी, नतालिया के आसेब ने पाताली को हलाक करने के लिए उस पर हमला किया था, लेकिन जब पाताली बदरूह की सरदारनी मालिनी का 4 लफ्जी मंत्र पढ़कर गायब हो गई तो वह नतालिया के आसेब के हाथ से निकल गई थी। लेकिन ये देखकर नतालिया के आसेब ने पाताली को खुद हलाक करने का ख्याल छोड़ दिया था कि वह खुद ब खुद एक ऐसी औरत के जिस्म में दाखिल हो गई है जिसको किसी भी वक्त पुलिस गोलियों से छलनी कर सकती है या फांसी का फंदा उसके गर्दन में डाल सकती है। मैंने पूछा, पाताली तो तुम्हारी खास बदरू है, फिर उसे मालिनी का खतरनाक मंत्र याद क्यों न रहा? वो उसे पढ़कर अपनी शक्ल में वापस आ सकती थी। दुर्गा की बदरू कहने लगी, तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, ये बदरूहों की दुनिया की बातें हैं और तुम इंसानों की दुनिया में रहने वाले एक सीधे साधे इंसान हो। पाताली अगरचे मेरी खास बदरू है और सबसे ज्यादा चालाक और खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद उसे बदरूहों की सरदारनी मालिनी का आशीर्वाद यानी उसकी तवज्जो हासिल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाताली को गायब होने के बाद मंत्र याद रहता, जिस तरह तुम्हें चिमगादड़ बनने के बाद मंत्र याद रहा था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां तक मेरा ख्याल है उसे ये मंत्र याद नहीं आएगा और वो बहुत जल्द पुलिस मुकाबले में मारी जाएगी और यह पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर फांसी चढ़ जाएगी। मैंने कहा, तुमने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। ये औरत कौन है जिसके जिस्म में पाताली की बदरू दाखिल हो गई है? उसका नाम क्या और वो कहाँ रहती है? उसका नाम खंजरी है। खंजरी भारत की सबसे खूंखार डाकू है। लोग उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। इस वक्त तक वो सैकड़ों इंसानों का खून कर चुकी है। उसकी राइफल जिस बदनसीब की तरफ उठ जाए गोली उसका सीना फाड़ डालती है। खजरी डाकू का नाम मैंने भी सुना हुआ था और उसकी कुछ खूनी वारदातों का हाल भी सुन रखा था। मैंने कहा, अगर पाताली उस हजरी डाकू के जिस्म में दाखिल हो गई है तो ये डाकू औरत तो बदरू बनकर बदरूहों की दुनिया में चली गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, दुर्गा ने कहा। पाताली बदरू के उसके जिस्म में दाखिल होने के बाद खजरी पहले से ज्यादा खूंखार हो गई है। क्या उसे इल्म नहीं हुआ कि उसके जिस्म में किसी औरत की बदरू दाखिल हो गई है? मेरे सवाल पर दुर्गा ने कहा, नहीं, खजरी को इसका एहसास तक नहीं है। वो यही समझ रही है कि वो पहले ऐसी डाकू खजरी है और देवताओं ने उसकी ताकत में इजाफा कर दिया। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन मैं इस सिलसिले में पाताली की क्या मदद कर सकता हूँ? दुर्गा ने कहा, तुम उसके डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो जाओगे, फिर उसके जिस्म में एक खास तरीके से मालिनी का खतरनाक 4 लफ्जी मंत्र दाखिल करने की कोशिश करोगे ताकि पाताली जो खजरी के जिस्म में है मंत्र याद आ जाए और वो उसे दोबारा पढ़कर अपनी असली हालत में वापस आ जाए। मैंने कहा, उसके जिस्म में मंत्र दाखिल करने की क्या ज़रूरत है? मैं उसके पास जाकर उसको 4 लफ्ज़ों वाला मंत्र बता दूंगा और फौरन उसे पढ़कर अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगी। दुर्गा ने कहा, पहली बात तो यह है कि पाताली डाकू खजरी के रूप में तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेगी। दूसरी बात यह है कि तुम जुबानी को उसे मंत्र बताओगे तो उसके कानों में मंत्र की शक्ल में नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके कानों तक जाते जाते बदल जाएगा, लफ्ज़ बदल जाएंगे। हो सकता है तुम वो मंत्र हजरी के सामने पढ़ो और वो ये समझे कि तुम उससे कह रहे हो कि हजरी आज बड़ा अच्छा मौसम है, या वो सुने कि हजरी तुम बड़ी खूबसूरत हो, या ये भी हो सकता है कि वो 4 लफ्जी मंत्र एक गाली बनकर हजरी डाकू के कान में दाखिल हो जाए। इसके बाद वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए हजरी के सामने अपनी जुबान से मंत्र पढ़ने की गलती कभी ना करना। मैंने पूछा, तो फिर मैं इसके जिस्म में मंत्र कैसे दाखिल करूंगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। दुर्गा की बदरू बोली, वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना होगा। पाताली मेरी सबसे चहेती गुलाम बदरू है, मैं उसे इस हालत में अकेली नहीं छोड़ सकती। अगर उस पर मालिनी के मंत्र का असर ना हो चुका होता तो मैं खुद उसे इस मुसीबत से निकाल लेती, लेकिन मालिनी बदरूहों की सरदारनी है, उसके मंत्र का तोड़ मेरे पास भी नहीं है। उसके मंत्र के तोड़ के लिए किसी जिंदा इंसान की मदद लेनी ज़रूरी है और जिंदा इंसानों में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास मौजूद है और जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। अब सुनो, सबसे पहले तुम खजरी डाकू का एतमाद हासिल करके उसके ग्रोह में शामिल होगे, उसके बाद तो तुम उसे अपना गर्विदा बनाओगे।
मैं खुहार मैं खुहारनी डाकू को अपना गिरफ्तार कैसे बना सकता हूँ, मैंने कहा। दुर्गा बोली, इसकी तुम फिक्र नहीं करो। इस मुहिम में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जहां जहां तुम्हें मदद की जरूरत होगी तुम्हारी मदद भी करूंगी और तुम्हें क्या करना है ये भी बताती रहूंगी। मैंने एक और सवाल पूछा जो बहुत जरूरी था। मैंने कहा, ये खुखार डाकू खजरी होती कहाँ है? दुर्गा कहने लगी, भारत के सुबह मध्य प्रदेश के घने जंगलों को उस औरत ने अपना मस्कन बनाया हुआ है। वो अपने ग्रोह के साथ उन्हीं जंगलों में होती है, मगर उसके ठिकाने बदलते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें जंगल के उस हिस्से में पहुंचा दूंगी जहां इन दिनों उस डाकू औरत ने डेरा डाला हुआ है। मैंने कहा, तो क्या मैं वहां पहुंचकर अपने आप खजरी डाकू के सामने हाजिर हो जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे अपने ग्रोह में शामिल कर लो? दुर्गा कहने लगी, नहीं, इस तरह जाकर कहोगे तो वो तुम्हें पुलिस का जासूस समझकर वहीं गोली मार देगी। फिर मुझे क्या करना होगा, मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें इस वक्त जंगल में खजरी डाकू के डेरे के करीब पहुंचाऊंगी। जब वो दरख्तों के दरमियान बहने वाली एक नदी में नहा रही होगी उस वक्त मैं एक शेर को उसकी तरफ भेज दूंगी। ये शेर उस वक्त मेरे जादू के असर में होगा। तुम यूँ समझ लो कि मैं शेर के सर पर बैठी होंगी, तुम करीब ही एक झाड़ी में छुपे हुए होके। जैसे ही वो खजरी नदी से नहाकर बाहर निकलेगी शेर मेरे जादू के असर से उस पर हमला कर देगा। एन उसी वक्त तुम झाड़ी से निकलकर खंजर से शेर पर हमला कर दोगे। आम हालात में कोई भी इंसान शेर को खंजर से हला करने की भूल कर भी जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन तुम ऐसा ही करोगे। शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो उस वक्त मेरे कंट्रोल में होगा। तुम उसकी गर्दन में खंजर पेवस्त कर दोगे और शेर जख्मी होकर भाग जाएगा। खजरी डाकू तुम्हारी बहादुरी पर हैरान रह जाएगी। उसके ग्रोह के आदमी भी राइफलें लेकर आ जाएंगे। वो तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। तुम कहोगे, मैंने अपने दुश्मन को मार डाला था, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी, मैं फरार होकर आ गया हूँ। इसके बाद वो जो कहेगी उसके जवाब में तुम्हें क्या कहना होगा वो मैं तुम्हें साथ साथ बताती जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब खजरी डाकू के जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा, अभी तो रात का अंधेरा है, इस वक्त वो नदी में कहाँ नहा रही होगी? दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें अभी उठाकर नहीं ले जा रही। तुम्हें सुबह की पहली गाड़ी से भोपाल रवाना हो जाना होगा। भोपाल के स्टेशन से जब तुम बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कि आगे तुम्हें किस तरफ जाना है। अब जाओ और रेलवे स्टेशन पर जाकर भोपाल जाने वाली गाड़ी का इंतजार करो। उसके साथ ही दुर्गा की बदरू गायब हो गई। ये मुसीबत के अंदर एक और मुसीबत का सामना करना पड़ गया था। अभी रोहिणी को भी मैं नतालिया की कैद से नहीं छुड़ा सका था और पहले पाताली को खजरी डाकू के जिस्म से बाहर निकालने की मुश्किल आन पड़ी थी। लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दुर्गा ने बता दिया था कि सिर्फ पाताली ही एक ऐसी बदरू है जो रोहिणी को नतालिया की कैद से आज़ाद करा सकती है। और रोहिणी वो औरत थी जिसकी मदद से मुझे नतालिया की कैद से हमेशा के लिए निजात पानी थी। इसलिए सबसे पहले पाताली को वापस अपनी असली हालत में लाना ज़रूरी हो गया था। मैं उस वक्त गैबी हालत में था। मैंने पाताली की अंगूठी पहन रखी थी। इस हालत में तारीखी वीरान महल से निकलकर जयपुर के रेलवे स्टेशन पर आ गया और भोपाल जाने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगा। स्टेशन में दाखिल होने से पहले मैंने पाताली की अंगूठी अपनी उंगली से उतारकर जेब में रख ली थी और जिंदा इंसानी हालत में था। पैसे मेरे पास काफ़ी थे। मैंने भोपाल तक ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था। मेरे कौन से अपने पैसे थे कि मुझे ये ख्याल होता कि थर्ड क्लास का टिकट लूँ। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में मुझे ये सुकून भी मिलता था कि डिब्बे में एक दो मुसाफिर ही होते थे और मैं आराम से सोच विचार करता अपनी मंजिल पर पहुंच जाता था। सुबह मुंह अंधेरे दिल्ली की तरफ एक ट्रेन आ गई। ये ट्रेन भोपाल से होती हुई बम्बई जाती थी। बस के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गया। जयपुर से भोपाल काफ़ी दूर वाक़ है। डिब्बे में एक लालाजी भी सवार थे। मैंने उन्हें कह दिया कि भोपाल का स्टेशन आए तो मुझे जगा देना और खुद आरामदेह सीट पर लेट गया। सारी रात का जागा हुआ था, लेटते ही सो गया। रास्ते में एक दो जगह आंख खुली तो देखा अभी भोपाल नहीं आया था। एक जगह मुझे लाला जी ने जगा दी, कहने लगे, महाराज भोपाल आ गया। मैं उठ बैठा। ट्रेन भोपाल के स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने स्टेशन पर खाना खाया और ये इंतज़ार करने लगा कि कब दुर्गा की बदरू आकर मुझे ये बताती है कि मुझे आगे किस तरफ जाना है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश का शहर और उसके इर्द गिर्द घने जंगल फैले हुए हैं। यही वो जंगल थे जिनके अंदर किसी जगह खूंखार डाकू खजरी ने डेरा डाल रखा था। और मैं प्लेटफॉर्म पर चाय के स्टॉल पर खड़ा चाय पी रहा था। उस वक्त मेरे करीब दूसरा कोई गाहक नहीं था। जब दुर्गा की तरफ से उसकी मौजूदगी का कोई इशारा ना मिला तो मैंने आहिस्ता से सरगोशी में कहा, दुर्गा क्या तुम आ गई हो? मेरे कान में दुर्गा बदरू की सरगोशी सुनाई दी। मैं आ गई शेरवान, मुझे यहाँ से किस तरफ जाना होगा? मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, स्टेशन से बाहर एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ आकर एक टैक्सी लो, उसे कहो धारावाई ले चले। आगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर बताऊंगी। मैं टैक्सी में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने चाय के पैसे अदा किए और स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी स्टैंड की तरफ आ गया। एक अच्छी हालत की टैक्सी नजर आ गई। मैं ड्राइवर के पास गया तो उसने पूछा, कहाँ जाओगे बाबू? मैंने कहा, धारावाई ले चलोगे? वो बोला, बाबू वो तो जंगल के किनारे गांव है, क्या तुम शिकारी हो? मैंने कहा, भाई वहाँ मेरा एक दोस्त शिकार की पार्टी लेकर गया हुआ है, मैं उसके पास जा रहा हूँ।
ड्राइवर ने कहा 50 रुपये लूँगा। उस ज़माने में 50 रुपये आज के 500 रुपये के बराबर होते थे। मैंने कहा मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा मगर मुझे जल्दी पहुँचना है। ड्राइवर गाड़ी में बैठते हुए बोला, बाबू बड़ी जल्दी पहुँचा दूंगा, बैठ जाओ। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, धारावाही के गाँव पहुँचकर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगी, तुम उस खंजर को शेर की गर्दन पर मारोगे। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, इस नई मुश्किल से खैर व आफियत से निकाल लेना। कहीं ऐसा ना हो कि शेर पर दुर्गा बदरू का जादू अच्छी तरह से असर न करे और शेर मुझे हड़प कर जाए। टैक्सी धारावाही की तरफ जा रही थी। कुछ वक्त के बाद भोपाल का शहर पीछे रह गया और ऊंचे नीचे खेत और पहाड़ी टीले शुरू हो गए। 1.5-2 घंटों के बाद हमारी टैक्सी एक जंगलाती सिलसिले में दाखिल हो गई। सड़क की दोनों जानिब दरख्त ही दरख्त थे। कहीं खुला हुआ मैदान आ जाता, कहीं चढ़ाई उतराई शुरू हो जाती थी। दुर्गा ने इस दौरान मुझसे कोई बात नहीं की थी। शायद वो मेरे पास नहीं थी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है वो टैक्सी के आगे आगे जा रही हो, या हो सकता है वो गैबी हालत में टैक्सी के अंदर ही बैठी हो। मैं ये सोच रहा था कि मेरे कानों में दुर्गा ने सरगोशी की, धारावाही का गाँव आ रहा है। उसकी तस्दीक टैक्सी ड्राइवर ने भी कर दी। कहने लगा, बाबू आपका गाँव आ गया है। जंगल में सड़क के किनारे ही एक छोटा सा गाँव था। मैं टैक्सी से उतर कर एक तरफ खड़ा हो गया। दुर्गा ने मेरे कान में कहा, अपनी पतलून की जेब में हाथ डालो, वहाँ मैंने एक खंजर रख दिया है। मैंने बड़ी एहतियात के साथ जेब में हाथ डाला और खंजर बाहर निकाले। ये एक दरमियाने साइज का खंजर था जिसका फल बिल्कुल सीधा और दूधारी था। मैंने कहा, ये तो बड़ा तेज खंजर है दुर्गा। दुर्गा ने कहा, तुम्हें ऐसे ही खंजर की ज़रूरत थी, इसे संभाल कर रख लो। मैंने खंजर पतलून की पिछली जेब में रख लिया। अब मुझे किस तरफ जाना है, मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, आगे सड़क है, आगे सड़क में से एक पगडंडी जंगल की तरफ निकलती है, उस पर चल पड़ो, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। तुम ख्वामखा मुझे पैदल क्यों चला रही हो, तुम मुझे गायब करके भी वहां पहुंचा सकती हो। दुर्गा ने जवाब दिया, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मेरा अपना दिल जयपुर से भोपाल तक ट्रेन में सफ़र करने और फिर उन जंगलों में पैदल चलकर सैर करने को चाह रहा था। एक लंबे अरसे के बाद मुझे वीरान महल से निकलकर इन इलाकों में आने का मौका मिला। मैं इस इलाके की रहने वाली हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ जहाँ थोड़ी देर बाद हजरी डाकू नहाने आएगी। मैंने कहा, मैं जंगलों में पैदल फिर कर तंग आ गया हूँ, तो मुझे जल्दी से गायब करके पहुंचा दो। दुर्गा ने कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मुझे हल्का सा धचका लगा और फिर तेज हवा मेरे जिस्म को छूने लगी। कुछ ही देर बाद दुर्गा की आवाज़ आई, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोलकर देखा, मैं घने जंगल में गुंजान दरख्तों के नीचे एक नदी के किनारे खड़ा था। दुर्गा की आवाज़ आई, यही वो नदी है जहाँ थोड़ी देर के बाद हजरी डाकू नहाने के लिए आ रही है। इसी जगह खड़े रहना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जंगल में दिन का वक्त था, मगर दरख्त इतने घने थे कि नदी पर दिन की रोशनी बहुत धीमी पड़ रही थी, बल्कि हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं एक दरख्त की ओट में खामोशी से खड़ा था और जिस तरफ से नदी बहती आ रही थी उस तरफ देख रहा था। दुर्गा ने कहा, हजरी डाकू इसी तरफ से आएगी। दुर्गा की धीमी आवाज़ आई, हजरी अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है, मगर बॉडीगार्ड पीछे एक जगह पहरा देते हैं। हजरी यहाँ आकर नदी में नहाती है। मैंने आस्ता से कहा, और वो मेरी जान का दुश्मन शेर किस तरफ से नमूदार होगा। दुर्गा ने कहा, मैं खुद उसे लेकर आऊंगी और वो मेरे कंट्रोल में होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता वो तुम्हें कुछ कहे। मैंने कोई जवाब ना दिया, बस दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि या खुदा तू ही मेरी हिफाजत करना। कुछ देर के बाद मुझे नदी के किनारे जहाँ मैं खड़ा था एक औरत दरख्तों में आती नजर आई। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, यही डाकू हजरी है, दरख्त के पीछे हो जा, मैं शेर को लेने जा रही हूँ। डरना बिल्कुल नहीं, शेर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मैं जा रही हूँ और वही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। मैं हक्का बक्का सा होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने जंगल में छोटे जानवरों का शिकार जरूर किया था, मगर आज तक किसी शेर से पाला नहीं पड़ा था, वो भी इस तरह से कि मुझे खंजर से उस पर हमला करना पड़ जाए। ऐसा तो कभी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हजरी डाकू करीब आती जा रही थी। वो एक दराज कद मजबूत जिस्म की औरत थी। उसने फौजी कमांडो टाइप की बुशर्ट और इसी तरह की पतलून पहन रखी थी। एक कंधे से मैगजीन बेल्ट और दूसरे कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। सर के बालों का जूड़ा पीछे गर्दन पर स्याह रुमाल से बांधा हुआ था। रंग सांवला था, उसकी चाल में बड़ी खुद एतमादी और वकार था। मैं उस औरत से वाकई बड़ा मुतासिर हुआ। उस औरत को मालूम ही नहीं था उसके जिस्म में पाताली बदरू ने कब्जा किया और मैं उसके जिस्म से पाताली को निकालने के लिए आया हूँ। पाताली की वजह से खजरी डाकू पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा था, सिर्फ उसकी ताकत में थोड़ा इजाफा हो गया था, मगर पाताली उसके जिस्म में कैदी बनकर रह गई थी और बकौल दुर्गा बदरू के मेरी मदद के बगैर वो बाहर नहीं निकल सकती थी। उसको बाहर निकालना बेहद ज़रूरी था।